बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। खबर मानिका का शाज़ेब खानज़ादा के साथ गुज़श्ता रोज़ का इंटरव्यू है, उस पर बहुत से कमेंट मुख्तलिफ अंदाज में किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड्स ट्विटर पर बने हुए हैं, अच्छे हैं, कोई अच्छे भी हैं, कोई बुरे भी हैं, कोई उसमें गालम गलोच भी हो रही है। तो मैं और फिर साथ ही साथ एक जो अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि शाज़ेब खानज़ादा की फैमिली, उनकी अहलिया की तस्वीरें जो हैं बहुत सारे लोग लगाकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करूंगा कि इस पूरे मामले में शाज़ेब की अहलिया, उनकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। शाज़ेब की जो अपनी प्रोफेशनल जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है वो सही की है या गलत की है, उसको आप जज कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप उससे इत्तफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, उस पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या शाज़ेब की इस डिसीजन में कि उसने किसका इंटरव्यू करना है किसका नहीं है, उसके इस डिसीजन में क्या उसकी अहलिया का कोई किरदार हो सकता है? क्या उनकी अहलिया का मशवरा हो सकता है? क्या उनकी अहलिया उनकी प्रोड्यूसर है? उसकी अहलिया का इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि फैमिली को स्पेयर रखें, फैमिली को बीच में मत डालें, फैमिली को रिगार्ड दिया करें, फैमिली को रिस्पेक्ट दिया करें। फैमिली का अगर इस सारे मामले में कोई ताल्लुक होता तो चले आप उस पर कमेंट करते हैं, लेकिन ताल्लुक नहीं है तो फिर उस पर कमेंट ना करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, और उनकी जो तस्वीरें आप शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। अच्छा जी, देखिए, इस पर अब बहुत मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स किए हैं। कल भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये कोई पहली मिसाल नहीं है, सियासतदानों की शादियां पहला मौजू नहीं है। हम बहुत सारे लोगों के मामलात को जानते हैं। कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जिन्होंने अपनी शादियां छुपा लीं, फिर बाद में डिक्लेयर भी कर दी। फिर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां की, छुपाई, डिक्लेयर की, फिर तलाक़ें भी दे दी। अब रऊफ़ क्लासा साहब ने शहबाज शरीफ की शादी का जिक्र किया है, और ये शादी पंजाब में जो हुई थी ये बहुत उस वक्त फेमस हुई थी। और उसमें एक जो दोनों मियाँ बीवी अफसरान थे, शहबाज शरीफ के साथ काम करते थे, और शहबाज शरीफ ने खातून को उसके शौहर से ज़बरदस्ती तलाक कराकर अपने साथ शादी की, और फिर थोड़े अर्से बाद खुद भी उसको तलाक दे दी। अब ये जो मैं खातून का नाम, मुझे अफसर का नाम, दोनों अफसरान का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि अगेन चूंकि वो बेचारे अगेन विक्टिम हैं इस सारे मामले में, तो उनका क्या जिक्र किया जाए। लेकिन रऊफ़ क्लासा साहब ने क्या कहा था, इस पर क्या कमेंट किया था कुछ अर्सा पहले काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, जरा ये सुन लीजिए। की है शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दौरानी को छोटी तो नहीं, उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसरों की बीवियों को उन्होंने तलाकें दिलवा के जिस तरह शादियां की हैं, दुनिया का कुछ सिविलाइज्ड मुआशरा होता है ना सर, ये कभी आपको नजर ही नहीं आते यहाँ पे। ये हम लोग हैं जो इस तरह की चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक अपने स्टाफ के लोगों से उनकी बीवियों को तलाकें दिलवाएं, तलाकें दिलवाने के बाद शादियां फरमाएं, शादी करने के बाद फिर तलाक दे दें। इस तरह की हरकतें हमारे पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, और जो हुई है और हमने एक्सेप्ट की है। हम सब ने एज ए सोसाइटी, एज ए मीडिया, हमने इस चीज को एक्सेप्ट क्या करें। आप देखिए फैसला कर रहे हैं कि हमने काम करना है। एक मिनट सर, बुखारी साहब, छोटी सी बात, एक चीफ मिनिस्टर का अपने स्टाफ के अफसर की बीवी को इस तरह का फोर्स करवा के उसको तलाक दिलवाना, फिर शादी करना, मेरा नहीं ख्याल कि एक आम आदमी की कंसेंट में अगेन जो हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। जो बात बिल क्लिंटन से शुरू हुई थी, उन पर इल्जाम ये नहीं था कि तुम्हारा अमेरिका के साथ हुआ है, उन्होंने कहा तुमने झूठ बोला। वो कहते पर्सनल लाइफ में रऊफ हो सकते बदमाश, हमें गैंगस्टर। अच्छा, अब ये रऊफ़ क्लासा साहब ने याद दिलाया था इन्हें कि शहबाज शरीफ ने भी इस तरह भी शादी की, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब वो जो अफसर थे जिनकी बीवी को तलाक दिलवा कर शहबाज शरीफ ने शादी की थी, उनका कोई इस तरह से इंटरव्यू करे और बताए और पूछे कि जनाब बताइए, शहबाज शरीफ साहब ने आपकी अहलिया के साथ ताल्लुकात कब बनाना शुरू किए? क्या आपको पता था कि शहबाज शरीफ आपकी अहलिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है? क्या आपको पता था कि शहबाज शरीफ जो है उसको तलाक दिलवा रहा है? क्या आपको पता था कि आपकी बीवी जो है उसके साथ रातों में बातें कर रही है? ये क्या हुआ आपके साथ? तो इस तरह क्या कोई एंकर अगर इस अफसर की जाके इंटरव्यू करे किसी मजबूरी में उसको फंसा के और फिर कहे कि अब बताओ जरा शहबाज शरीफ ने किस तरह से तलाकें दी, तो मेरा ख्याल है चूंकि ये पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। पहले भी जिन लोगों की मुआशके चले, शादियां हुई, इस तरह से हुई, उसको समझा गया कि चलें ये उनका प्राइवेट मैटर है, ये उनका पर्सनल कैरेक्टर है, उसका उनकी सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो उसको स्पेयर किया गया। वरना क्या किसी और के जहन में आइडिया नहीं आया होगा कि शहबाज शरीफ की किरदार कुशी के लिए उस शख्स को लाया जाए जिसकी बीवी को तलाक दिलवाकर शहबाज शरीफ ने शादी की थी? आया तो होगा जहन में, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब ये क्यों हो रहा है, सवाल ये पैदा हो रहा है। दूसरा ये है कि तलाल चौधरी साहब जो खुद तंजीम साजी के हवाले से मशहूर हैं, वो कैसे दीदा दलीली के साथ कमेंट कर रहे हैं। मैं तो उनका क्लिप सुन के, उनकी बात सुन के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के हैरान ही रह गया कि वो कल की ये खबर मानिका की जो है वो इंटरव्यू के बाद वो कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो जिसके घर में जाओ उसकी नज़र नीचे करके जाओ।
खुद कैसे तंजीम साजी करते रहे, जरा देखिए, जरा तलाल चौधरी साहब का क्लिप सुन लें छोटा सा। कल मानेका ने इंकशाफात किए हैं, आपकी लोगों को अफसोस हुआ है। हमारी खानदानी रवायात है, इस्लामी रवायात है, इलाकाई रवायात है। हमारे यहां तो जिनके घरों में जाया जाता है वहां नजरें झुका ली जाती हैं, और वहां पर मियां मोहम्मद बख्श का मैं एक शेर पढ़ के जरूर अपनी रवायात की बात करूंगा कि मियां मोहम्मद बख्श ने कहा, जिथे आवन जावन होवे रखिए पाक निगाह, जिथे आवन जावन होवे रखिए पाक निगाह, काबे वांगू तकिए उथे रहिए वांग भरावा। और यहां पर पीर का ही वो लेकर उड़ गए, रहिए वांग भरावा। तो ये खुद तलाल चौधरी साहब तंजीम साजी के हवाले से मशहूर हैं। हालांकि इनको तलाल चौधरी साहब को इनके बड़े भाई कैप्टन सफदर ने समझाया भी है कि इस तरह के मामलात में मत पड़ा करें, इस तरह के मामलात में जो लोगों की पर्सनल लाइफ होती है उसमें ना बोला करें। ज़रा सुनिए कैप्टन सफदर ने क्या कहा था। पहले उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दी थी इमरान खान के हवाले से, लेकिन माजरत करते हुए फिर इस तरह के लोगों को भी समझाया था। ये ज़रा सुन लें। करने वाला है इमरान साहब। उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ अगर इमरान साहब का दिल दुखा। मेरा मतन ये था, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं इनकी रूहानियत ने मुझे एक मैसेज दिया। हर एक की ज़िंदगी में कमी पेशी होती है, हमारे अंदर भी हैं। कोई तंजीम साजी में फंस गए, कोई नंगे पकड़े गए, कोई नंगे होते होते पकड़े गए, तो उसका ज़ाती मामला, अगर हम उसके ज़ाती मामले पे अटैक करेंगे तो फिर अपनों को कहाँ लेके जाएंगे। गंद हर तरफ है भाई साहब। मुकाबला सियासत का सियासत से देना चाहिए। अगर वो बंदा उस पर उंगली उठा सकता है जिसका अपना किरदार जो है वो इतना साफ हो, वो उसको कहे कि हम किस मुंह से कहें, हमने ही तो। फिर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लोग पैगाम देते हैं, भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कि यार वो जरा तंजीम साजी ऊपर से हो गई थी। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताइए, आप मुझे पकड़ ले। ये बताएं हमजा तो अब मामला ये है कि ये कैप्टन सफदर साहब की बात भी नहीं मानी तलाल चौधरी ने, जो कहते हैं कि जी तंजीम साजी ऊपर से हो गई थी। तो ये है जी इनका कैरेक्टर, और ये है दूसरों पर इल्ज़ामात, यानी दूसरों पर कीचड़ उछालो लो लेकिन अपने बारे में बात ना करो। हमारे एक दोस्त इंटरव्यू करने के लिए गए इनका तलाल चौधरी के इस वाक़े के बाद पहली मरतबा, तो इन्होंने उन पर शर्त लगाई थी और कहा था कि तंजीम साजी का कोई सवाल मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, तो बल्कि वो हमारे दोस्त एंकर, हमने उन पर क्रिटिसिज्म भी किया कि यार आप इस मौके पर उनका इंटरव्यू किया और तंजीम साजी के बारे में पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार मुझ पर शर्त लग गई थी तो मैं क्या करता। तो ये इनकी सूरत हाल है। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ और ज़रा शेयर कर लेता हूँ। एक तो देखिए, नवाज शरीफ साहब की आज अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है और उसको एक डायरेक्शन मिल गई है, उस पर एक समत उसकी तय कर दी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे। तो आजम तारड़ साहब ने आज दरख्वास्त की है, उन्होंने कहा है कि ये बुनियादी हुकूक का मामला है, हमारी सदा है कि अपीलों पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, क्योंकि ये बुनियादी हुकूक का मामला है। जब इमरान खान तोशा खाना में जेल में चले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो लतीफ़ खोसा साहब कहते थे कि ये बुनियादी हुकूक का मामला है, इसको जल्दी निपटाएं। और उन्होंने कहा कि ये एक शख्स की आज़ादी का मामला है, एक शख्स जेल में है, उसका एक भी दिन अगर नाजायज़ जेल के अंदर गुजर रहा है तो वो ज़ब्ती होगी उसके साथ। लेकिन उस वक्त अमजद परवेज़ साहब कहते थे कल कर लें, परसों कर लें। एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, कहा कि तैयारी के लिए वक्त दे दें, फिर कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। और आज आजम तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब कह रहे हैं कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। हालांकि नवाज शरीफ कैद नहीं है, हालांकि ये 2-4 दिन ऊपर भी चला जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उनको इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंसानी हुकूक का मामला है, इसके लिए इसको फौरी तौर पर सुना जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। और कह रहे हैं उस वक्त अमजद परवेज़ साहब के दलाइल ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे, हालांकि वो सिर्फ एक अबूरी ज़मानत का मामला था कि इमरान खान की तोशा खाना के केस में, लेकिन उस वक्त अमजद परवेज़ साहब के दलाइल ख़त्म होने में नहीं आए। एक दिन 3 घंटे के दलाइल, अगले 3 घंटे के दलाइल, फिर वो पीर तक ले गए। और यहाँ पर जब उनसे पूछा गया आमिर फारूक साहब से पहले तो ये कहा गया ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर करें, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि रोज़ाना करना या नहीं करना। और उन्होंने कहा कि इस केस के दिन जिस हम ये करेंगे उस दिन तो मैं रेगुलर डिवीजन का जो रेगुलर डिवीजन बेंच है, रेगुलर डीबी, उसको भी मैं मनसूख कर दूंगा, सिर्फ आपको सुनूंगा। ये आमिर फारूक साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ एवन फील्ड पे दलाइल शुरू करना चाहते हैं, खैर वो मंडे से शुरू होंगे।
तो अमजद परवेज साहब से आमिर फारूक ने पूछा कि आपको कितना वक्त दरकार है इसके दलाइल देने के लिए। तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 समातें चाहिए, यानी इसको बस कंक्लूड करें, फैसला तो हुआ पड़ा है, उनके जहन में है कि फैसला तो हुआ पड़ा है, बस अब जल्दी जल्दी करें, ज़्यादा लंबा टाइम क्या खींचना है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 समातें दरकार हैं, 4 से 6 घंटे दरकार होंगे, यानी एक दिन 2.5-3 घंटे बोलूँगा, अगले दिन 2-2.5 घंटे बोलूँगा, काम हो जाएगा। आमिर फारूक साहब ने फिर नैब से पूछा कि आपको कितना वक्त दरकार है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हमें तो सिर्फ आधा घंटा दरकार है। अब आधा घंटा भी क्यों चाहिए, हालांकि ये कहने में 2 मिनट लगते हैं कि हम इसकी पैरवी नहीं करना चाहते। तो अब आधा घंटे में नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो दलाइल देंगे। तो आप समझ लीजिए अगर रोजाना की बुनियाद पर होता है तो फिर तो 3 दिन में, यानी 2 समातें ये और तीसरी वो चलें, 1 आध दिन और, 3 से 4 दिन में नवाज शरीफ की अपीलें डिसाइड हो जाएंगी, अगर आजम नजीर तारड़ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब रोजाना की बुनियाद पर समात नहीं करते तो चलें 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। तो बहरहाल अब ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। परवेज इलाही साहब ने आज ऐलान किया है, वो कहते हैं कि जी मैं तलागंग से इलेक्शन लड़ूंगा, अटक से लड़ूंगा, गुजरात से लड़ूंगा, मंडी बहाउद्दीन से लड़ूंगा और यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। और साथ ही साथ वो बाकी लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने मशवरा दिया है कि पीटीआई को ना छोड़ा जाए, और वोट उन्होंने कहा कि सिर्फ पीटीआई का है, पीटीआई को छोड़ दोगे तो वोट नहीं है, पीटीआई का वोट है सिर्फ। और फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मशवरा दिया है और कहा है कि अगर आप अपनी साख को बहाल रखना चाहते हैं तो हमें भी जलसों की इजाज़त दें। तो आई एम श्योर कि वो अपनी साख को बहाल रखना चाहेंगे या बहाल करना चाहेंगे, रखना क्या, पहले तो शायद बहाल नहीं है अभी तक, लेकिन वो अपनी साख को बहाल करना चाहते हैं तो तमाम सियासी जमातों को दिलवाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। पिछले दिनों एक सवाल उनसे हुआ था कि जी बाकी जमातें जलसे कर रही हैं, तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा था कि शेड्यूल अनाउंस होने दें फिर मैं इसको इंश्योर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब इसको इंश्योर करेंगे और वो अपनी जो बाकी सियासी जमातों को भी इलेक्शन की इजाज़त दिलाएंगे, जैसे कि परवेज इलाही साहब चाह रहे हैं कि उनको इजाज़त दी जाए। तो पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बाकियों को भी मशवरा दे रहे हैं कि मत छोड़ के जाओ, वोट सिर्फ पीटीआई का। अमजद अली खान नए साहब की जिनकी गिरफ्तारी कल अमल में आई थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, आज उनको पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको पुलिस के हवाले किया गया है। रिमांड तो उनका ज़्यादा मांगा गया था, लेकिन बहरहाल 7 रोज़ का उनको रिमांड पुलिस को दिया गया है और 28 नवंबर को उनको दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो अमजद खान न्याजी, ये इनका केस बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है और यही ऑप्शन अली नवाज अवान भी इस्तेमाल करना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि वो खुद कानून के सामने सरेंडर करें ताकि उनकी इस तरह से जबरी गुमशुदगी ना हो जिस तरह से बाकी लोगों की हुई है, और फिर गुमशुदगी के बाद फिर उनको मजबूरन दूसरी पार्टी ज्वाइन ना करनी पड़े। लेकिन उनके साथ तो हो गया, तो इन्होंने खुद सरेंडर किया ताकि कानून का सामना करें और जो भी है उसको फेस करें, कब तक छुपते फिरेंगे। ये फैसला जो है अमजद खान न्याजी साहब ने किया है और अब उनको पुलिस के हवाले किया गया है। अच्छा, 2 अहम खबरें और हैं और 2 अफसरान को तब्दील किया गया है, तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी आईजी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब को और डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब को और आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब जो हैं उनको तब्दील किया जाए इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों अफसरान को तब्दील करने के लिए अब वजारत दाखिला ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ख़त लिख दिया है। अब इस पर अमल दरामद कब होता है ये मेरा ख्याल है जल्द हो जाएगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जा रहा था, हाँ भाई आपने ख़त लिखा, आपके ख़त की तो कोई अहमियत ही नहीं है, आप तो इनको चेंज ही नहीं करा सके अफसरान को। तो आप उसी सिकंदर सुल्तान राजा के या इलेक्शन कमीशन के उस ख़त को बुनियाद बनाकर वजारत दाखिला ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सिफारिश की है कि इन दोनों अफसरान को तब्दील कराया जाए। तो ये इनकी तब्दीली मेरे ख्याल जल्द अमल में आ जाएगी। आखिरी खबर यह है कि फ़र्द जुर्म आयद हुई है जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे, सेनेटर एजाज चौधरी पर और साबिक रुकन असम्बली हैं रुबीना जमील, इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जुर्म क्या है, मुकदमा क्या है? इनका मुकदमा है कि इन्होंने जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियों को जलाया है। पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करने जलाने का मुकदमा है इनके ऊपर, और इस मुकदमे में अब इन तीनों अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और इन तीनों में से एक जो हैं वो तो सेनेटर भी हैं, सेनेटर एजाज चौधरी। तो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है लाहौर की, वहाँ पर ये कार्रवाई हुई है और इनमें इनको फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो अब देखिए कि इनके ऊपर कैसे आगे मुकदमा चलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।